हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 21 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी तक हमने बोर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम पढ़ा, उसकी सक्सेस पढ़ी, उसकी लिमिटेशंस, उसके ड्रॉबैक्स देखे। उनके ड्रॉबैक्स में, बोर मॉडल के ड्रॉबैक में एक ड्रॉबैक ये भी था कि वो मैटर के डुअल नेचर को नहीं समझा पाए। मैटर का डुअल नेचर यानी पदार्थ की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का क्या मतलब है? एक तरंगीय प्रकृति है, एक कणीय प्रकृति है। दो तरीके की प्रकृति, दो तरीके का नेचर, डुअल नेचर द्वैत प्रकृति कहलाता है। इस चीज को बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोर मॉडल जिस चीज में रह गया था पीछे, उस चीज को क्लियर करने के लिए आया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने बोर के जो ड्रॉबैक्स थे उसे क्लियर किया और एटम को समझने में और अधिक सफलता हासिल की। तो स्टार्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फॉर एटम। इसमें द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मॉडल वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंसेप्ट। देखिए बच्चों, ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये दो कंसेप्ट पे आधारित है। पहला है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर यानी पदार्थ की द्वैत प्रकृति, और दूसरा है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इस पार्ट में हम डुअल नेचर करेंगे, उसके बाद पार्ट नंबर 22 में हम हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का फर्स्ट स्टेप। इसका फर्स्ट कंसेप्ट बताता है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर यानी पदार्थ की द्वैत प्रकृति। ये बताने वाले थे फ्रेंच फिजिस्ट लुई डी ब्रोगली। लुई डी ब्रोगली 1924 में उन्होंने बताया कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, हम पढ़ चुके हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, चाहे फोटोन है चाहे लाइट है, ये सारी के सारी ड्यूअल नेचर की बनी हुई हैं, तरंगीय प्रकृति और कणीय प्रकृति, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो अगर ये सारे के सारे फोटोन्स अगर ड्यूअल नेचर का है तो मैटर भी ड्यूअल नेचर के होने चाहिए। जब मैटर को डुअल नेचर का मानते हैं, जैसे कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति, दो साइंटिस्ट हुए। एक हुए प्लांक। अकॉर्डिंग टू प्लांक ने बताया E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और आइंस्टाइन ने बताया कि E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। यदि प्लांक ने बताया है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जो कि है वेव फॉर्म में, एनर्जी का वेव रूप है ये E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और आइंस्टाइन ने बताया है E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये है सेकेंड इक्वेशन, जो कि उन्होंने बताया है पार्टिकल नेचर में, जिसमें कि मास काउंट हो रहा है। अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर दिया जाए, एच न्यू इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर कर दिया जाए, तो क्या होगा? इक्वेटिंग करने पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एच न्यू इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, और एच न्यू हम जानते हैं कि न्यू क्या है? c बाय लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू mc। यहाँ ये एक c और ये एक c से कट जाएगा, h बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू mc। c को हम v भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ देखिए h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू mv जो है क्या है? मोमेंटम, है ना। mv इज इक्वल्स मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू मोमेंटम। mv को हम p लिख सकते हैं, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू p, और यदि हम ज्ञात करना चाहें लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। h अपॉन p इज इक्वल्स टू लैम्डा, यहाँ h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, और p है मोमेंटम। तो जैसे जैसे मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है? मास और वेलोसिटी पे। मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू p मोमेंटम, और इसे कहा जाता है h अपॉन p इज इक्वल्स टू लैम्डा। इसे कहा जाता है डी ब्रोगली रिलेशन। डी ब्रोगली रिलेशन है ये, जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं? वेव नेचर देख रहे हैं, किसी मैटर का वेव नेचर लैम्डा ज्ञात कर रहे हैं, h अपॉन लैम्डा, और ये p जो है इस दोनों में रिलेशन है, तो h अपॉन p इज इक्वल्स टू लैम्डा, ये है डी ब्रोगली रिलेशन। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि लैम्डा यानी वेवलेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है? लैम्डा डिपेंड कर रहा है h अपॉन p पे। h यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है जो कि फिक्स है, और लेकिन जो p जो है m इंटू v है, मास इंटू वेलोसिटी है, यानी कोई भी मैटर, और ये इसके इरप्रोपोर्शनल में है। जब ये इरप्रोपोर्शनल में है, इसका अर्थ ये हुआ कि जब किसी मैटर का जो मास है बढ़ेगा तो उसका वेवलेंथ कम होगा। जब कोई पिंड बड़ा है, सपोज कोई पिंड बड़ा है, तो उसका वेवलेंथ बहुत छोटा होगा। अगर वेवलेंथ छोटा होगा तो उसका वेव नेचर शो होना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, हम उसके वेव नेचर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी द्रव्य के
या किसी भी मैटर के वेव नेचर को देखने के लिए उसके मास का छोटा होना जरूरी है। उसमें वेव नेचर है लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका मास छोटा होना जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज को हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे किससे, इन दो एग्जांपल्स से। बस इस फॉर्मूले से आपको डी ब्रॉगली के जो रिलेशन है इससे आपको ये समझना है कि जो प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। -34 का मतलब ये संख्या कितनी छोटी है, बहुत छोटी है। अगर इस छोटी संख्या में किसी बड़ी संख्या का भाग दे दिया जाएगा, अगर द्रव्यमान अधिक होगा, अधिक द्रव्यमान वाले संवेग के साथ में, मोमेंटम के साथ में अगर इस प्लांक कांस्टेंट को डिवाइड किया जाएगा तो वो संख्या, वो वेवलेंथ का मान बहुत ही छोटा हो जाएगा। और जितनी कम वेवलेंथ आएगी उसका जो वेव नेचर है उसे शो करना, उसको आइडेंटिफाई करना और अधिक मुश्किल हो जाता है। तो हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2 करेंगे। इसमें आपको ध्यान देना है कि मास के ऊपर कितना वेवलेंथ डिपेंड कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड। इसमें दे दिया है, हमें पूछा है वेवलेंथ यानी लैम्डा का मान हमें पूछा है, लैम्डा, और हमें दिया क्या है, लैम्डा पूछा है ऑफ अ बॉल ऑफ मास, मास क्या दिया है हमें, ये m की वैल्यू दे दी हमें मास जो कि है 0.1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी v दे दिया है हमें जो कि है 10 मीटर्स पर सेकेंड। हमें उसकी वेवलेंथ का मान ज्ञात करना है। ये है डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, डी ब्रॉगली इक्वेशन है ये। यहाँ पे लैम्डा जो हमें ज्ञात करना है वेवलेंथ, हमें h दे रखा है, प्लांक कांस्टेंट है, p दे रखा है जो कि मोमेंटम है, m इंटू v के बराबर है, h अपॉन एम वी, h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है और m जो हमें मास दे रखा है और v वेलोसिटी दे रखी है। यहाँ पे h जो है प्लांक कांस्टेंट है, ये जूल सेकंड में दे रखा है। हम इस जूल सेकंड को, क्योंकि एक जूल जो होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 के बराबर होता है, तो हम इस डिजिट को यहाँ रखेंगे ताकि इसको आसानी से हम इजीली काट सकें। तो यहाँ देखिए h की वैल्यू हमने रखी है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइड बाय 0.1 kgs इंटू 10 मीटर्स पर सेकेंड। इसको हम इजी स्टेप में करने के लिए जूल की जगह हम रख रहे हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। ये जूल के साथ सेकेंड और जुड़ा हुआ है, ये सेकेंड ऐसे कैसे है, एक सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं सेकेंड की जगह -1। ओके, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -1, सेकेंड इनवर्स में है ये, डिवाइड बाय 0.1 kg इंटू 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये सेकेंड -1, सेकेंड -1 से कट जाएगा, ये मीटर एक इससे कट जाएगा और ये जो केजी है इस केजी से कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, मीटर्स बचा है। जब इसको इजी किया जाएगा, ये देखिए 0.1 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगी वैल्यू। जब किसी डिजिट को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू वही रहेगी। तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर्स में। ये है लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू अब देखिए, इसको नोटिस कीजिए, जब हमारे पास मास है 0.1 kg तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ रही है -34 मीटर्स में, 10⁻⁻34 मीटर्स में आ रही है, कितनी छोटी आ रही है। इसका मतलब जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वेवलेंथ घट रहा है, और जैसे जैसे वेवलेंथ घटेगा हम उस मैटर के वेव नेचर को नहीं देख पाएंगे। पार्टिकल नेचर शो होगा लेकिन वेव नेचर शो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन। फोटोन कोई भी लाइट का फोटोन है, उसके मास को कैलकुलेट करना है विथ वेवलेंथ 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग। हमें वेवलेंथ दे रखी है, हमें मास ज्ञात करना है। तो हमारे पास डी ब्रॉगली इक्वेशन है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, p इज इक्वल्स टू mv, और हमें ज्ञात करना है मास। तो हम मास को इधर ले लेंगे, लैम्डा इधर आ जाएगा, तो m इज इक्वल्स टू मास इज इक्वल्स टू प्लांक कांस्टेंट h डिवाइड बाय लैम्डा v। हमें वैल्यू पुट करनी है, मास इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करेंगे
प्लैंक कांस्टेंट की, जो कि फिक्स है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। हमें यहाँ पर डिजिट वो रखनी है जो आसानी से कट जाए। देखा है हमने, जूल इज इक्वल्स टू होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। तो हमने यहाँ पे रखा है, साथ में जूल के साथ में एक सेकंड जुड़ा हुआ होता है, तो एक सेकंड से जब एक सेकंड कट जाएगा तो पीछे बचेगा सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं सेकंड इनवर्स केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स डिवाइड बाय वेवलेंथ हमें दे रखी है 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग की जगह हम रख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स इंटू वेलोसिटी v हमारे पास है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें काटना है, ये देखिए एक सेकंड इनवर्स से ये सेकंड इनवर्स कट जाएगा, एक मीटर से ये मीटर कट जाएगा, एक मीटर से ये मीटर कट जाएगा, और हमारे पास बच रहा है केवल केजी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मास इज इक्वल्स टू आता है 6.135 इंटू 10⁻⁻29 kg। ये है इसका मास। मास की वैल्यू देखिए आप 6.135 इंटू 10⁻⁻29 kg। यहाँ पे ये क्या है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास था 0.1 kg और यहाँ पर है 10⁻⁻29 kg। यानी इस फोटोन का जो मास है कितना कम है। जब फोटोन का मास इतना कम है तो हम इसके वेवलेंथ को देख पाते हैं, इसके वेव नेचर को देख पाते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जैसे मास कम है, मास की वैल्यू अगर कम है तो वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा है, जो कि कितनी है 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। ये है इसकी वेवलेंथ। मतलब कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वेवलेंथ कम हो जाएगी और जैसे जैसे मास घटेगा वेवलेंथ बढ़ जाएगी। मास के घटने के साथ साथ में वेवलेंथ बढ़ेगा और हम उस पार्टिकल के वेव नेचर को देख पाएंगे। वी कैन सी द वेव नेचर ऑफ फोटोन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ एनी सब एटॉमिक पार्टिकल। उन सभी के वेव नेचर को हम देख पाएंगे। तो यही चीज़ बताना चाह रहे थे डी ब्रोगली कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फोटोन्स या लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, वैसे कि वैसे मैटर भी ड्यूअल नेचर का है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ये अलग बात है कि मास के बढ़ने के साथ साथ में हम उसके वेव नेचर को नहीं जान पा रहे थे क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, इसीलिए वैज्ञानिकों को इसे खोजने में समय लग गया। तो इस पार्ट में हमने किया है डी ब्रोगली का ये ड्यूअल नेचर। पार्ट नंबर 22 में हम करेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 22 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।